नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों पर गहरी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्यों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जो बड़ी जीत मिली है उसके लिए वहां की जनता बधाई की पात्र है। ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि ये लोगों के अटूट विश्वास और बीजेपी के प्रति जो विश्वास है वो गहराया उनके मन में बसी राष्ट्रवाद की भावना का ये एक बड़ा सबूत है। सोशल मीडिया पर जनता का आभार मानते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास की राजनीति को चुन कर लोकतंत्र को और मजबूत बनाया है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि असम और पुडुचेरी में दोबारा सरकार बनना और बंगाल में पार्टी का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। दिखाता है कि देश की जनता को पीएम मोदी के काम करने के तरीके और विकसित भारत बनाने के उनके संकल्प पर पूरा भरोसा है। साय ने साफ शब्दों में कहा कि वहां की जनता ने भ्रष्टाचार, भेदभाव और डर का माहौल पैदा करने वाली राजनीति को पूरी तरह नकार दिया और सुशासन के रास्ते चलने का फैसला। इस कामयाबी के पीछे उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत को सबसे बड़ी ताकत बताया। खासतौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का त्याग और परिश्रम किया वह यह जीत उसी की फल है। कार्यकर्ताओं ने तमाम चुनौतियों का सामने करते हुए पार्टी के झंडे को बुलंद रखा। मुख्यमंत्री ने बात पूरी करते हुए इस जीत का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल रणनीति प्रबंधन को दिया। बड़े नेताओं के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की जमीनी मेहनत की वजह से आज पार्टी इन राज्यों में इतनी ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर पाई है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जितना उत्साह है उतना ही गुस्सा टिकटों की कीमतों को लेकर भी देखा जा रहा है। नवा रायपुर में 10 और 13 मई को दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं जिनमें आरसीबी का सामना मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि रायपुर में इन मैचों की टिकटों की कीमत देश में सबसे ज़्यादा रखी गई है। ऐसा लगता है कि प्रशासन का किसी तरह का कोई नियंत्रण, सरकार का किसी तरह का कोई नियंत्रण और छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का किसी तरह का कोई नियंत्रण यहाँ बिकने वाली टिकटों पर लग रहा है। जहाँ जयपुर और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में टिकटों की शुरुआत 1800 रुपये से हुई थी, वहाँ रायपुर में इसके लिए कम से कम 3150 रुपये और ऊपर से जीएसटी देना होगा। इतनी महंगी टिकटों के पीछे स्टार खिलाड़ियों की लोकप्रियता को बड़ी वजह माना जा रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े सितारों को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ती है और इसी का गलत फायदा उठाकर आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहती है। आलम यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की भूमिका नगण्य मानी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसा पूरा स्टेडियम और टिकटों की व्यवस्था सहित तमाम चीज़ें आरसीबी प्रबंधन ने अपने कब्जे जमा लिए हैं। टिकटों के बिक्री के पहले ही दिन रविवार को भारी अफरा तफरी देखने को मिली। दोपहर 3:15 बजे जैसे ही टिकटों के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला, लोग टूट पड़े। महज 15 मिनट में के भीतर ही दोपहर 3:30 बजे पोर्टल को बंद कर दिया गया। पोर्टल पर सबसे कम कीमत 2500 रुपये दिखाई तो दे रही थी, लेकिन जब लोगों ने उसे बुक करने की कोशिश तो वहां टिकट उपलब्ध ही नहीं थे। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा है। कहा जा रहा है कि टिकटों के दाम और बांटने के तरीकों को लेकर मैनेजमेंट के पास कोई साफ प्लानिंग नहीं है और एक तरह से लूट मची हुई है। लोगों की क्रिकेट के प्रति दीवानगी और अपने पसंदीदा प्लेयरों के प्रति दीवानगी को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ और आरसीबी मैनेजमेंट रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं शायद, और लूटने के उसमें हालात पैदा हो रहे हैं। इन सब विवादों के बीच एक अच्छी खबर ज़रूर ये है कि शासन ने छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्रों को मैच देखने का मौका देने की फैसला किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्र छात्राओं को 10 मई का मैच दिखाया जाएगा। इन बच्चों को शिक्षकों की निगरानी में स्टेडियम ले जाया जाएगा और उनके खाने पीने से लेकर आने जाने तक का पूरा इंतजाम सरकार की तरफ से होगा। एक तरफ जहां आम जनता महंगी टिकटों से परेशान है, वहीं इन होनहार बच्चों के लिए मुकाबला देखना एक यादगार अनुभव साबित होगा। दुर्भाग्य की बात यह है
कि मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और दमदार डायनामिक गृह मंत्री के रहने के बावजूद भी टिकटों की कीमतों पर और टिकटों के वितरण पर कोई प्रबंधन दिखाई नहीं दे रहा है और इसके लिए इन लोगों को कोई ना कोई प्रयास करना ही होगा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों ने बीजेपी के खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है, जहां कार्यकर्ता ढोल, नगाड़े और मिठाइयों के साथ खुशी मना रहे हैं। इस बड़ी जीत पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा है कि बंगाल में पार्टी को मां काली का आशीर्वाद मिला और असम में मां कामाख्या की कृपा से भाजपा ने परचम लहराया। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से बंगाल में मां, माटी और मानुष के नाम पर जनता पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब वहां के लोगों ने सुशासन और विकास के रास्ते को चुन लिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार ये साफ करती है कि जनता अब बदलाव चाहती थी। पार्टी के अनुसार युवाओं के पास रोजगार की कमी और महिलाओं की हिफाजत जैसे मुद्दे ने लोगों को भाजपा की ओर मोड़ा। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके नेतृत्व पर अपनी अटूट आस्था दिखाई। दिल्ली में जश्न के दौरान भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने लोगों को झाल मुड़ी बांटकर जीत की खुशी लगाई। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद 10 रुपये की झाल मुड़ी खरीदी थी, जो काफ़ी मशहूर हुई थी। वहीं असम और पुडुचेरी के नतीजों को लेकर भी पार्टी काफ़ी उत्साहित है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि असम में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। यह सरकार के बेहतरीन काम पर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व पर मुहर है। तमिलनाडु के संदर्भ में भी भाजपा ने अपनी बात रखी और वहाँ टीवी के एक नए विकल्प के रूप में उभरी है और आने वाले वक्त में वहाँ गैर कांग्रेसी, गैर डीएमके सरकार बनने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं का मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश के नए कोनों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। संदेश यह है कि जनता भ्रष्टाचार और डर की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को प्राथमिकता दे रही है। आईपीएल से जुड़ी एक और खबर। आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नारायण नरेन ने वह कर दिखाया जो आज तक कोई विदेशी गेंदबाज नहीं कर पाया। 37 साल की उम्र में भी अपनी फिरकी का जादू बिखार रहे सुनील नरेन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बन गए। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में जैसे ही उन्होंने विकेट झटका, उन्होंने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा लिया। सुनील नारायण अब आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए। इससे पहले युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार हैं। सुनील नारायण नरेन की सबसे बड़ी खासियत, उन्होंने साल 2012 से लेकर अब तक अपने सभी 200 विकेट सिर्फ एक ही टीम यानी केकेआर के लिए खेलते हुए लिए हैं। वह आईपीएल के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने एक ही टीम की जर्सी पहनकर ये जादुई आंकड़ा हासिल किया। उनके पूरे कैरियर पर नजर डालें तो नारायण ने लगभग 197 मैचों में यह मुकाम हासिल किया। उनकी गेंदबाजी की खास बात उनकी कंजूसी भी रही है रन देने की। 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनकी इकोनॉमी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। बल्लेबाज उनकी गेंदों पर रन बनाने के लिए तरस जाते हैं। अब तक 8 बार मैच में 4 या उससे ज़्यादा विकेट लिए, जिससे एक बार 5 विकेट और एक हैट्रिक भी शामिल है। उम्र बढ़ने के बावजूद उनका कौशल कम नहीं हुआ है। जहां एक तरफ नए गेंदबाज रनों पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं सुनील नारायण अपनी क्लास और अनुभव से आज भी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। आईपीएल 2026 का ये रिकॉर्ड उनके शानदार कैरियर में एक और बड़ा स्टार जोड़ गया है, जो आने वाले विदेशी खिलाड़ियों के लिए निश्चित ही एक बड़ी चुनौती साबित होगा। जी हां, बात असम की। कांग्रेस की पाठशाला, भाजपा की प्रयोगशाला। मामा हेमंत बने महानायक। भाजपा में आने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ने हिंदुत्व के मुखर समर्थन खास कर बांग्लादेशी मुसलमानों और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया। इससे उन्हें पार्टी के कोर वोट बैंक के करीब आने में मदद मिली। नई स्थिति में उन्हें कांग्रेस के अतीत और संघ परिवार की उम्मीदों के बीच की खाई को पाटने में मदद की। अब कार्यकर्ता उन्हें योगी आदित्यनाथ की ही श्रेणी में देखने लगे हैं।
चुनाव में हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा की लगातार तीसरी जीत के नायक बनकर उभरे हैं। शर्मा के लिए यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यशैली की स्वीकारता है, जिसे उन्होंने अपने संगठनात्मक नियंत्रण, वैचारिक परिवर्तन और सत्ता की गहरी समझ के आधार पर गढ़ा है। ये जनादेश मुख्यमंत्री के रूप में 57 वर्षीय हेमंत बिश्व शर्मा के लगातार दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर रणनीतिकार के तौर पर उनके दावे को मजबूत। 2015 में कांग्रेस छोड़ भाजपा से जुड़े करीब 2 दशक तक कांग्रेस में है शर्मा का 2015 में भाजपा का दामन थामना राजनीतिक किंवदंती बन चुका है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने जल्द ही खुद को पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर लिया। 2016 में जब वे सरकार का चेहरा नहीं थे, तब भी पर्दे के पीछे से राज्य में भाजपा सरकार बनाने में उनके असर को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 2021 में पहली बार बने मुख्यमंत्री। 2021 में सर्बानंद सोनोवाल के स्थान पर हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि जी सोनोवाल के नेतृत्व में मिली थी। इस निर्णय को पार्टी में शर्मा के योगदान की स्वीकारोक्ति के साथ ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से अमित शाह के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी के संकेत रूप में देखा गया। पार्टी के अंदरूनी इलाकों में हेमंत बिश्व शर्मा को समस्याओं का समाधान करने वाला नेता बताया जाता है। उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो बिना हिचकिचाहट काम पूरा करता है, बातचीत करके रास्ता निकालना और निर्णय को त्वरित रूप से लागू करना। सूत्रों के अनुसार भाजपा में शुरुआती समय से ही अमित शाह को इस चतुर राजनेता के प्रति खास लगाव विकसित हो गया है। एक बार अपने नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में शर्मा से मुलाकात के बाद शाह ने उनसे मिलने आए अन्य भाजपा नेताओं से कहा, इस लड़के की सबसे बड़ी यह खासियत है किसी भी बात के लिए न नहीं कहता, बल्कि काम को पूरा करने का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता है। पूर्वोत्तर में गठबंधन बनाने, नाजुक गठबंधनों को संभालने और यहाँ तक कि राजनीतिक समीकरणों को फिर से बैठाने में विश्व शर्मा की भूमिका ने उन्हें भाजपा के विस्तारवादी प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी बना दिया। असम से लेकर मणिपुर और उससे भी आगे तक शर्मा पार्टी की उन कोशिशों के केंद्र में है जिनका मकसद ऐतिहासिक रूप से हाशिए पे रहे इलाके में एक मजबूत चुनावी आधार देना है। योगी की श्रेणी में पार्टी कार्यकर्ता उन्हें रखते हैं। भाजपा के आने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा हिंदू के मुखर समर्थन, अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सख्त रूप था, इसलिए कोर वोट बैंक के करीब आने में मदद हुई। सत्ता पर मजबूत पकड़, प्रशासनिक तौर पर शर्मा अपने सक्रिय और खुद कमान संभालने वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आलोचक जहां इसे सत्ता का केंद्रीकरण बताते हैं, वहीं समर्थक तय फैसले लेने की क्षमता। कार्यकाल में आक्रामक पुलिसिंग और विपक्ष की ओर से भाई भतीजावाद के आरोप भी लगे, उनकी लोकप्रियता पर इसका खास असर नहीं पड़ा। 2022 के महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के दौरान असम में बागी विधायकों को ठहराने की भूमिका हो या पूर्वोत्तर में भाजपा का विस्तार, शर्मा का प्रभाव लगातार विस्तार ले रहा है। असम की चुनावी जीत के बाद उनका कद भाजपा में और बढ़ना तय है। यह जीत उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व अग्रिम पंक्ति में पहुंचा सकती है। शर्मा ने एक सहज व जन सुलभ नेता और सबका भला चाहने वाले मामा की छवि के रूप में कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार और सीधे संवाद पर जोर दिया है। मतदाताओं के एक बड़े तबके को उनकी ये बात खूब रास आई है और इसलिए उनकी जो दोहरी छवि है हेमंत के कार्यकाल की एक बड़ी पहचान बन गई है। एक बार फिर से असम उनके नेतृत्व में एक शानदार, पहली बार शायद 2/3 बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रही है। आज के लिए चर्चा है में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।